हेलो स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक क्रैश कोर्स, ठीक है। और ये बेसिकली जो होगा वो स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं क्लास 12th की, उनके लिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अपन जल्दी से सभी चीजों को कवर करेंगे इस क्रैश कोर्स में। और ये जो क्रैश कोर्स होगा इसमें अपन थ्योरी तो पूरा पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी पूरा करेंगे अच्छे से, लेकिन सबसे खास बात जो होगी इस कोर्स की वो ये होगी कि जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले जो बहुत ही डरावने होते हैं, जिसको देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं और मैथ्स से थोड़ा सा उनको डर भी लगने लगता है उन फॉर्मूले के कारण, और कॉन्सेप्ट आते हुए भी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा जी, ठीक है। तो इस कोर्स में सबसे ज्यादा खास बात होगी कि अपन फॉर्मूले को याद करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हर कोई पढ़ाएगा, क्वेश्चन हर कोई कराएगा, लेकिन फॉर्मूला याद करना आपको बहुत कम लोग सिखाएंगे। तो इस कोर्स का सबसे खास बात ये होगी कि अपन सभी फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द लेक्चर याद करके जाएंगे, पूरा लेक्चर याद करके जाएंगे जी। तो कोर्स को अच्छे से फॉलो करना, एक एक लेक्चर देखना, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जी इस चैनल को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जेईई डब्ल्यूबी सही, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। हालांकि मैं वो क्वेश्चन उस लेवल का नहीं कराऊंगा इस कोर्स में, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो जी इस कोर्स से जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में अपन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात कर देता हूं, उसके बाद जल्दी से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स मैंने लिखा हुआ ही है, ठीक है। दूसरा आपको डिफरेंशिएशन, इसके बाद अपन डिफरेंशिएशन कवर करेंगे। देन आफ्टर आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, दोनों ही इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है आपको। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा क्लियर नहीं होता, बट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए जी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो वो अगर याद नहीं है तो आप जल्दी से आके ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले को रिवाइज कर लें, उसके बिना इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो पाएगा, डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन आफ्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, देन आफ्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड देन एट द एंड आप वेक्टर एंड 3D एंड प्रोबेबिलिटी को पढ़ सकते हो। कुछ चैप्टर्स ही मैंने छोड़े, ज्यादा चैप्टर छोड़े नहीं है, ठीक है। तो ये जो होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को। मैंने बोला कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जंप करेंगे, अपन डिटेल में अच्छी से चीजों को समझेंगे कि आखिर में मैट्रिक्स जो होता है ये होता क्या। तो शुरू में थोड़ी बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझेंगे आगे। तो मैट्रिक्स बल्कि कुछ नहीं होता, बल्कि आपको भी पता है कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब सर ये अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट मतलब होता है चीजों को अरेंज करना, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको समझा दूं कि मैं आपको दे दूं कि बुक्स पकड़ा दूं कि ये बुक्स लो, इसको अरेंज करो, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा कि आप बुक्स को लोगे और बुक्स को आप हॉरिजॉन्टली रखोगे, ठीक है, या फिर आप बुक्स को कैसे रखोगे? बुक्स को वर्टिकली रखोगे, ठीक है। ये दो तरीका हो सकता है आपको अरेंज करने का चीजों को, या तो आप हॉरिजॉन्टली रख दो या फिर आप वर्टिकली रख दो, ठीक। अब जब हॉरिजॉन्टली रखा जाता है तो मैट्रिक्स में उसको बोला जाता है रोज, ठीक है। ये रोज नाम दिया गया मैथमेटिक्स में कि अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी भी चीज को अरेंज करते हो तो उसको रोज बोला जाएगा। वैसे ही अगर आप वर्टिकली रखते हो तो उस चीज को कॉलम बोला जाएगा, ठीक। अब ये रोज और कॉलम थोड़ा लिखने में बड़ा हो जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स में इसको शॉर्टकट में एक सिंबल की तरह से दिखाया जाता है। रोज को जब अपन दिखाते हैं तो रोज को दिखाने का तरीका होता है जी आई, ठीक है। और जब अपन कॉलम को दिखाते हैं तो कॉलम को दिखाने का तरीका होता है जे, ठीक। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक पे बात करेंगे। तो समझ में क्या आता है कि मैट्रिक्स एक जस्ट एक अरेंजमेंट है, चीजों को अरेंज करने का तरीका होता है। अब अरेंज अपन रोज में रख के कर सकते हैं, कॉलम में रख के कर सकते हैं। अगर रोज में रखा तो मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स में उसको सिंबल में आई में दिखाते हैं और कॉलम में उसको जे में दिखाते हैं, ठीक। तो अच्छा सर, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं दो ब्रैकेट से, ऐसे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स में, ठीक। और अगर हॉरिजॉन्टली चलेगा तो उसको रोज बोलेंगे और वर्टिकली चलेगा तो उसको कॉलम बोलेंगे जी, ठीक है। और अभी अभी आपने सिंबल से तो समझ ही लिया, ठीक। ये बेसिक बात थी, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखा ए, ठीक, ये किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अब ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब किन्हीं भी चीजों को अरेंज करा सकते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर किसी भी फंक्शन को एलिमेंट रखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर अपन ने किसी एलिमेंट को पकड़ा तो इसके नीचे अपन सबसे पहले रोज लिखते हैं, इसका रोज डिफाइन करते हैं, और रोज मतलब सिंपल सी सर आई, ठीक है। और अगर दूसरी बार में क्या दिखाते हैं? कॉलम दिखाते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट
एलिमेंट को आई और जे के फॉर्म में लिखना हो तो AIJ लिख सकते हैं, जिसमें पहले रोज लिखा जाता है, देन आफ्टर उसका कॉलम डिफाइन किया जाता है कि कौन से कॉलम से बिलोंग करता है। ठीक, तो अगर अपन एक मैट्रिक्स यहां पे लिख दें, ठीक है, अगर एक यहां पे मैट्रिक्स लिखने का ट्राई करें तो ये A11 होगा। 11 कहने का मतलब ये पहले रो का पहला आदमी है जी, ठीक है, और ये पहले रो का दूसरा आदमी है तो इसको A12 लिखते हैं, मतलब दूसरे कॉलम से बिलोंग करता है। ठीक है, वैसे ही यहां पे लिखे तो A13 लिख देंगे और यहां पे ऐसे लिखे तो ये A14 हो गया। ठीक, इतना ही तक बनाते हैं। ठीक, अगर दूसरे की बात करें तो ये दूसरे रो का पहला आदमी है, ये दूसरे रो का दूसरा आदमी है, फिर ये दूसरे रो का तीसरा आदमी है। ऐसे करते हुए मैंने पूरे मैट्रिक्स को लिख दिया जी, आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये पहला वाला क्या होता है, रोज होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम होता है, इतना आपको पता होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना मैं जो चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसमें अगर एलिमेंट्स कोई बताए कि कितने एलिमेंट्स हैं तो आप काउंट करके देखो 1 2 3 4 और सब में 4 4 है तो 4 4 4 और 4 कितने हो गए, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 16 एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल, 16 एलिमेंट। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करेंगे यहां से, 16 एलिमेंट्स हो गए। अब रोज थोड़ा काउंट करना, कितने रोज है, कितने रोज हैं इसमें, तो एक बच्चे ने बोला सर 4 रोज हैं। ठीक है, बिल्कुल आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं, 4 ही कॉलम है। तो अब एक बच्चे ने बोला कि सर 4 और 4, सर 4 रोज है और 4 कॉलम है, टोटल एलिमेंट 16 है। तो कहीं ना कहीं जो टोटल एलिमेंट्स निकालने का तरीका होगा कहीं सर रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया जा रहा होगा, बिल्कुल। तो जो टोटल एलिमेंट्स निकालने का तरीका होता है वो कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है, वो आई और जे को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास रोज पता है, कॉलम्स पता है, तो टोटल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के निकाल सकते हो। ठीक है, इसीलिए दुनिया में बोला जाता है कि अगर किसी में भी रोज 4 है और कॉलम 3 है तो उसको बोला जाएगा कि 4x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे इस केस में इसमें रोज कितना निकला 4 और कॉलम कितना निकला 4, तो इट इज नथिंग बट 4x4 का मैट्रिक्स है। कहने का मतलब सिंपल कि इसमें 4 रोज है और 4 क्या है, कॉलम है। एक और चीज यहां पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से अगर देखें तो यहां पे देखो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, क्या मतलब हुआ सर, यहाँ पे ये ऐसे एलिमेंट है जिसका आई और जे बराबर है। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब इसका आई और जे बराबर है। तो ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, मतलब सर कहने का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनके आई और जे बराबर होते हैं क्या, हाँ आई बराबर क्या होता है, जी। ठीक, ऊपर वाले एलिमेंट को ऑब्जर्व करो तो उनका आई छोटा है, जे बड़ा है, नीचे वाले को ऑब्जर्व करोगे तो आई बड़ा है, जे उतना नहीं ऑब्जर्व करना। सिंपल सी बात है कि इनको क्या बोला जाता है सर, इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट थी कि ये आपको पता होना कि अगर कोई बात करे 4x4 मैट्रिक्स, इसका मतलब सिंपल सा होता है उसमें 4 रोज हैं और 4 क्या है, कॉलम है। और दूसरा क्या कि टोटल एलिमेंट निकालने का क्या तरीका होता है, टोटल एलिमेंट निकालने का तरीका होता है उसके रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो जी, सिंपल सी बात है इतना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बताना है जिसमें aij इज इक्वल टू i माइनस में 2j अपॉन में 3। ये क्या, ये मॉडुलस है। मॉडुलस कहने का मतलब कि अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो उसको वो पॉजिटिव कर देगा, इतना मैथमेटिक्स आपको आता होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद ही कर सकते हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक, 3x2 का ऑर्डर, इसका क्या मतलब हुआ सर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का अभी मैंने मतलब बताया कितने रोज हैं और कितने कॉलम है। कहने का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है सर जिसमें 3 क्या हो, रोज, पहला वाला आदमी क्या होता है, रोज, दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम। ठीक, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है सर जिसमें 3 क्या हो, रोज हो। ठीक, रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टली 3 रोज हो, और कॉलम कितने हो सर, 2 कॉलम, मतलब ऊपर वाला वर्टिकली। ठीक, तो सर आपको पता है पहले रो के पहले आदमी को तो A11 बोलते हैं। ठीक, ये पहले रो का दूसरा आदमी है तो इसको A12 बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे सर, ये दूसरे रो का पहला आदमी है तो इसको A21 बोलेंगे। ये दूसरे रो का दूसरा आदमी है तो इसको A22 बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे सर, तीसरे रो का पहला आदमी, और ये हो जाएगा आपका तीसरे रो का दूसरा आदमी। लीजिए बन के तैयार हो गया आपको 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसमें 3 रो हैं और 2 कितने हैं, कॉलम। आया समझ में। अब सिंपल सी बात इतनी है कि अगर आपको A11 पता करना है ना तो I की जगह 1 और J, I से क्या होता है, I रो होता है और J कॉलम होता है। अभी भी तो मैंने बात किया नहीं, इस लेक्चर में पूरा बेसिक पे बात होगा, थोड़ा सा लेवल पे भी इंक्रीज करेंगे जैसे आगे अपन लेक्चर मूव करेंगे। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो स्पीड बढ़ा के सुन लो, नहीं तो आप स्किप करके थोड़ा आगे भी जा सकते हो अगर ये चीजें आपको आती होंगी तो। ठीक है, मैं पूरा बेसिक से लेकर थोड़ा लेवल भी इंक्रीज करूंगा जी। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको A11 निकालना है तो सिंपल सा काम करेंगे, I की जगह 1 और J की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। आइए थोड़ा सा मैं रख देता हूं यहाँ पे, अगर Y की जगह 1 रख दो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में,
और जे की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस 2 इज नथिंग बट माइनस का 1/3। बट चूंकि मॉडुलस है, अभी अभी मैंने डायलॉग क्या बोला कि अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव होगा तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब माइनस 1/3 नहीं होगा, ये क्या होगा 1/3। तो जो मैट्रिक्स बन रहा होगा इसमें पहला एलिमेंट क्या होगा 1/3। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका चौथा एलिमेंट बताइए, पांचवा A15 बताइए, A16 बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 6 रखेंगे तो A16 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, आगे इतनी समझ में, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे करते हैं जी बात। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो जो पहला होता है वो होता है रो मैट्रिक्स, ठीक। दूसरा जो होता है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तीसरा क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और चौथा होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ये चारों तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इसलिए इन चारों के लिए मैंने एरो यहां पे दिखा दिया, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। उस पर करेंगे जी बात, अलग से बात करेंगे। ये चारों इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें खाली रो हो, ठीक है, जिसमें खाली रो हो, वो भी कितना एक, सिर्फ अगर एक रो हुआ तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि कहने का मतलब ये पहले रो का पहला आदमी, पहले रो का दूसरा आदमी, और कितना भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक रो हो। मतलब सर कहने का मतलब कि आई बराबर कितना हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। ये कई बुक में आपको एम से भी इसको रिप्रेजेंट कर देगा, आई को एम से भी रिप्रेजेंट कर देता है, तो एम इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते। मतलब सर अगर रो एक हुआ तो रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सर अगर कॉलम एक हुआ मतलब कहने का मतलब सर E11, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद तुरंत दूसरा आदमी आ जाएगा। हाँ दूसरा आदमी कहने का मतलब कि दूसरे रो का पहला आदमी और ये तीसरे रो का, ऐसे ही मतलब कॉलम अगर एक निकल गया ना तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें चीजें हॉरिजॉन्टली ज्यादा दिखाई दे। अब सोचो हॉरिजॉन्टली चीजें ज्यादा कब दिखाएंगे, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो। कहने का मतलब जो आपका सिंपल कॉलम ज्यादा, तो कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस समय जे जो होगा वो ग्रेटर देन आई होगा। हॉरिजॉन्टल चीजें हॉरिजॉन्टली कब दिखेंगी, जब कॉलम ज्यादा हो। अरे कोई भी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली टाइप कब दिखेगा, जब उसमें कॉलम ज्यादा हो, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। तो जे ग्रेटर देन आई, जे क्या होता है कॉलम, ठीक है। इसको एन से भी रिप्रेजेंट करता है बहुत किताब में, आई को एम से और जे को एन से, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें चीजें वर्टिकली ज्यादा अपीयर हो। तो अगर वर्टिकली अपीयर हो रहा है मतलब रो ज्यादा होगा, और अगर रो ज्यादा होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं आई ग्रेटर देन जे का केस, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो मतलब जिसमें एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं यूनिट मैट्रिक्स पे कर लेते हैं बात। यूनिट मैट्रिक्स से पहले पढ़ेंगे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनना, मैंने सारा केस बता दिया। कौन कौन सा केस बता दिया सर, आप ध्यान से देखोगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तो मैंने ये भी बता दिया, जब एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, जब एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर रो ज्यादा हो गया मतलब चीजें कैसी दिखेंगी, वर्टिकली दिखेंगी, तो उस वाले केस में आई ग्रेटर देन जे होगा, जे ग्रेटर देन आई वाला केस भी बता दिया। लेकिन सर वो केस तो आपने बताया नहीं ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, मतलब आई क्या होगा इक्वल टू जे होगा, ठीक है। अगर ऐसा केस देखते हो आई इज इक्वल टू जे, तो एक फोटो बना लेते हैं, ठीक है। ये A11 हो गया पहले रो का पहला आदमी, ये क्या हो गया पहले रो का दूसरा आदमी हो गया, ये पहले रो का तीसरा आदमी हो गया। कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, 3 कॉलम है तो 3 ही रो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 ही रो मतलब दूसरे रो का पहला आदमी और तीसरे रो का पहला आदमी, ये हो गया दूसरे रो का दूसरा आदमी, ये हो गया दूसरे रो का तीसरा आदमी, ये लीजिए तीसरे रो का दूसरा आदमी, और ये हो गया तीसरे रो का तीसरा आदमी। इस समय अगर ध्यान से कोई पूछे तो बताइए सर रोज कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं 3। तो अगर रो और कॉलम बराबर हो जाए ना तो दुनिया में उसका नाम पड़ता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स नाम आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस समय क्या होता है, रोज और कॉलम क्या होता है बराबर होते हैं, ठीक। ध्यान से देखो तो स्क्वायर के शेप में भी दिख रहा है, मतलब जितना रोज है उतना ही कॉलम से स्क्वायर के शेप में भी आपको दिखेगा, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या स्क्वायर होगा, बिल्कुल यार 2 रोज हो गया 2 कॉलम हो गया, तो अगर रोज और कॉलम बराबर हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। अब इसी में एक केस निकल के आता है, अगर मान के चलिए इसके डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, A11 A22 A33। अगर आपको खाली यही अपीयर हो A11 A22 और A33 खाली यही अपीयर हो, कहने का मतलब सर बाकी के सब क्या हो जाए, बाकी के सब जीरो हो जाए। अगर बाकी के सभी लोग जीरो हो गए तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों सर, क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट है इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ इसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट है इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, एक ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो। मैं लिखवा नहीं रहा हूं चीजों को, आप खुद से लिख लेना। जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो, वैसे को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं जी, ठीक है। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, कभी कभी
अगर डायगोनल के एलिमेंट्स हो ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो 1 के बराबर हो गए, जैसे सर केस क्या होगा आपका, जैसे केस मैं बता दूं, ये 1 1 ना होके ये 1 होता, ठीक, और ये बाकी सब तो 0 हो ही, 0 1 0 0 0 1, इसमें क्या फर्क हो गया सर, इसमें फर्क हो गया कि अब की बार डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये 1 है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जी यूनिट मैट्रिक्स। सर यही बताना चाह रहे हो तो क्या, हाँ यही बताना चाह रहा था कि इट इज नथिंग बट यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या लिखा मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी सब क्या हो, जीरो। ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल और यूनिट की बात होगी, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें डायगोनल का एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 होना पड़ेगा जी, ठीक है। आया समझ में आपको ये दोनों सिंपल सी बात। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा चल रहा है मैथमेटिक्स पे, इसलिए आपको बोरिंग फील आ रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है सर, अगर बात डायगोनल की छिड़ी है ना, तो डायगोनल की बात छिड़ने पे एक और टॉपिक सामने आता है, दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा मतलब होता है, दैट इज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एक मैट्रिक्स बता दे सर, डायगोनल मैट्रिक्स से खाली होगा क्या, जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई सा भी मैट्रिक्स हो चलेगा, बस डायगोनल के एलिमेंट को खाली पकड़ लेना, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे A11 A12 A21 और ये क्या हो गया आपका A22, ठीक है। ये A22 डायगोनल एलिमेंट नहीं पहचान मारे सर, क्या हर बार ऐसे डायगोनल बना के चेक करना पड़ेगा क्या डायगोनल एलिमेंट, बिल्कुल नहीं यार, मैंने आपको सिंपल से बोला डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जिसके रोज और कॉलम क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स पकड़ोगे तो डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखो किसके रोज और कॉलम बराबर है, A11 आपको दिख गया होगा, तो A11 को पकड़ो, और कौन है A22 है, तो A22 को पकड़ो, जोड़ दो, ठीक है। तो A11 और A22 का जो जोड़ होगा, जो सम होगा, इसी को बोलेंगे ट्रेस, इस मैट्रिक्स की ट्रेस, ठीक है। मतलब अगर ये मैट्रिक्स कोई A है तो इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ A क्या होगा, A11 प्लस में A22, ठीक है। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट, वो होता है कि अगर मान लो दो मैट्रिक्स है कोई A और B, और उन दोनों को जोड़ के उनका ट्रेस पूछ दे तो कुछ नहीं होता, बल्कि आप ट्रेस ऑफ A निकाल लीजिए और ट्रेस ऑफ B निकाल लीजिए, ठीक है। ये दोनों बात सेम ही होता है, अगर आप उन दोनों को जोड़ के ट्रेस निकाल तो ये बात बिल्कुल सिमिलर होगा कि आप उन दोनों का अलग अलग ट्रेस निकालो और दोनों को जोड़ दो, ये बात सिंपल सा होगा, ठीक है। ये बात दोनों सेम ही होगा, ठीक। दूसरा अगर प्रॉपर्टी की बात, तो अगर मान लो ट्रेस ऑफ A है, कोई मैट्रिक्स है A और उसकी कुछ पावर है दैट इज n, तो ये थोड़ा सा लॉगरिथमिक टाइप में काम करते हैं कि जो डिग्री है वो आगे आ जाता है और ट्रेस ऑफ A अपन निकाल देते हैं, ठीक। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना और उसका अपन जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है, उसका पावर 5 है और उसका ट्रेस निकालना, तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल दो और जो पावर है आप उसको सामने जंप करा सकते हो, लॉगरिथमिक टाइप्स में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ा कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे, 1 0 0 1, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है सर, हाँ ये बिल्कुल यूनिट मैट्रिक्स है। कैसे पता कैसे किया सर यूनिट मैट्रिक्स है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या डायगोनल एलिमेंट 1 है, अगर ये तीनों कंडीशन मैच कर गए ना तो यूनिट मैट्रिक्स नाम दे देना उसके, ठीक है। अच्छा इसका अगर मैं ट्रेस पूछूं तो ट्रेस मतलब क्या हुआ, डायगोनल का सम, क्या डायगोनल का सम 2 तो नहीं है ना, क्या डायगोनल का सम 2 है, अच्छा सर ये सर जो इसका ऑर्डर जो है ना, इसका जो ऑर्डर है ये तो 2 क्रॉस 2 है, दो रो दो कलम, और ध्यान से दिख रहा है तो जितना ऑर्डर है उतना ही इसका ट्रेस निकल गया। तो सिंपल सी बात है, लोगों ने क्या बोला कि अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स को आई से दिखाते हैं, बड़ा वाला आई, छोटा वाला आई तो रोज ले लिया ना, रोज का सिंबल बन गया, तो बड़े वाले आई से क्या दिखाते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को दिखाते हैं, या जो यूनिट मैट्रिक्स आया था यहाँ पे लिख देता हूं, यूनिट मैट्रिक्स को किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें आई की, तो जितना इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब n, वही इसका ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे n क्या है जी, n इज ऑर्डर ऑफ आई कौन है, यूनिट मैट्रिक्स। आई आपको समझ में, मतलब जितना ऑर्डर होगा ना यूनिट मैट्रिक्स का, वही उसका ट्रेस बन जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चौथा बात करें तो ट्रेस ऑफ, अगर किसी को मल्टीप्लाई कर दो किसी मैट्रिक्स में फिर इसका ट्रेस पूछो तो सिंपल सी बात है, आप मल्टीप्लाई वाले के को बाहर निकाल दो, ट्रेस ऑफ ए निकाल दो, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, छोटी प्रॉपर्टीज है, आप इसको देख सकते हो, ध्यान से समझ सकते हो, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना जी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लेक्चर आपको अगर बोरिंग लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो पहला लेक्चर है
जी। इसमें अगर मूव करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। जब फॉर्मूले आएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। उसको जब अपन शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ लिंक करके याद करेंगे तो आपको और मजा आएगा जी। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। पूरे कोर्स को ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो चीजें याद करके तो निकलेंगे ही निकलेंगे। मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्लास 12th का जी। ठीक है, चलिए तो इसमें बात करते हो। तो a प्लस में 2b दिया है एंड 2a माइनस में b दिया है। कोई मैट्रिक्स देना, आपसे पूछा ट्रेस ऑफ a माइनस में ट्रेस ऑफ b। तो ये ट्रेस की बात कर रहा है। तो अगर ये ट्रेस की बात कर रहा है तो आप अपने मैट्रिक्स को भी ट्रेस लगा दो। मतलब कहने का मतलब कि a प्लस 2b ना निकालो, आप निकालो ट्रेस ऑफ a प्लस में 2b। ठीक है, मैंने उसको भी ट्रेस पहना दिया। अरे ये ट्रेस की बात कर रहा था ना, तो मैंने a प्लस 2b के आगे भी ट्रेस लगा दिया। तो अगर मैं इसका ट्रेस निकालूंगा तो ट्रेस मतलब क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट का सम। इसका क्या डायगोनल? 1 माइनस 3 और 1 तो नहीं है ना, जोड़ दो तीनों को। 1 माइनस 3 प्लस में 1, क्या ये 2 माइनस में 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो एक बच्चे ने बोला सर ट्रेस ऑफ a प्लस में 2b इज इक्वल टू माइनस 1 है। अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा तो उसमें तो सर यही होता है ना कि इन दोनों जोड़ को अलग अलग किया जा सकता है। मतलब इसको लिखा जा सकता है सर ट्रेस ऑफ a प्लस में ट्रेस ऑफ 2b। और सर ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि उस 2 को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। मतलब सर इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू नथिंग इज इक्वल टू माइनस 1। अब सर ये तो लीनियरली सॉल्व हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये तो सर एक इक्वेशन बन गया। ये तो एक इक्वेशन बन गया ट्रेस ऑफ a प्लस में 2 ऑफ ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 1, जिसमें दो वेरिएबल है, ट्रेस ऑफ a और एक ट्रेस ऑफ b। ठीक है, अच्छा सर ऐसे ही कुछ यहां पे भी निकाल लेते हैं। सर एक बार यहां पे बात करें तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस में b निकाल लेते हैं। अरे 2a माइनस b के आगे ट्रेस पहुंचा देते हैं। ट्रेस का ख्याल कैसे आएगा सर? हमको ख्याल कैसे आएगा एग्जाम में? अरे सवाल वाला आपसे ट्रेस पूछ रहा है तो आप ट्रेस पहना के तो आगे प्रोसीड करोगे ना। कई बार मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाते क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होता है। ठीक है, इज इक्वल टू अगर देखें यहाँ पे तो 2 माइनस 1 और 2 का जोड़ तो 2 2 4 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। ठीक, फिर से लगा दो प्रॉपर्टी, क्योंकि अपन दो वेरिएबल आते हैं, दो इक्वेशन की तलाश में जाते हैं। ठीक, तो कहीं सर दूसरा इक्वेशन यहां से तो नहीं निकलेगा बिल्कुल। ठीक है, ट्रेस ऑफ 2a होगा जिसको अपन बोल देंगे 2 ऑफ ट्रेस ऑफ a माइनस में ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू नथिंग बट 3। तो ये मिल गया उनका दूसरा इक्वेशन। क्या दोनों को सॉल्व करते हैं आपके पास ट्रेस ऑफ a ट्रेस ऑफ b आएगा, फिर आप पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो जी। एज इट बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। तो ये पहला लेक्चर इसको मैं थोड़ा छोटा रखूंगा। इसके बाद जब मूव करेंगे थोड़ा सा लंबा लेक्चर भी आपको मिल सकता है, बड़ा लेक्चर। तो आपके पास अगर टाइम की कमी है तो स्पीड बढ़ा के सुन लेना। कोर्स बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बहुत ही यूजफुल होगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो जी। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से आप डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से मैं सिखा दूंगा आपको। सिंगुलर मतलब क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो अगर आपने उसका डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जो ऊपर का टॉप पॉइंट होता है ना उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, अच्छा सर मैट्रिक्स के टाइम में तो आप कोई वैल्यू नहीं बता रहे थे, मतलब आपने बोला मैट्रिक्स सिर्फ एक अरेंजमेंट है। हाँ, अगर आपने उसी अरेंजमेंट की वैल्यू निकाल दी ना तो उसको डिटर्मिनेंट बोल दिया। क्या बोला सर ने? मैंने बोला मैट्रिक्स जो होता है ये सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है, चीजों को अरेंज करने का तरीका होता है। लेकिन अगर इसी अरेंजमेंट की आपने वैल्यू निकाल दी, वैल्यू मतलब कोई पार्टिकुलरली वैल्यू 10 20 30 कुछ भी एक वैल्यू निकाल दी, तो उसको बोला जाता है जी डिटर्मिनेंट। सिंपल सी कहानी मैंने अभी समझा दी आपको डिटर्मिनेंट की। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेंट बोला जाता है। और मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ दो डब्बा। ठीक है, आया? तो अगर इसकी वैल्यू, आपने बोले डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू आती है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो उसको दुनिया में सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, अगर से डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो उसको क्या सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। हाँ, इसमें बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। ठीक है, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। मतलब इस पूरे चीज को, इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स क्या है आपका 3। ठीक है, इस यहां पे लिख देते हैं। तो 3 है और फिर क्या है आपका -1 प्लस में x। ठीक है, और फिर क्या है आपका 2 है, देन आफ्टर आपका 3 है, -1 है। आप इसको पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो। x प्लस में 2, देन है आपका x प्लस में 3 है शायद, हाँ x प्लस में 3, देन है आपका -1 है, देन है आपका 2। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। सबसे पहले जो आप पकड़ोगे, पहला एलिमेंट हो गया ये 3 को। ठीक है, ये 3 को पकड़ा आपने। ठीक, अब जिस टाइम आप 3 को बोलोगे आपके ब्रैकेट्स खुल जाएंगे, और इसके ऊपर के एलिमेंट को मन में ही, ठीक है, ऐसे करके हमेशा नहीं, मन में ही
क्रॉस कर दोगे। अब आपके लिए मैट्रिक्स में सिर्फ इतना सा एलिमेंट्स बचा है, सिर्फ इतना सा एलिमेंट बचा है। डिटरमिनेंट खोलने का तरीका सिखा रहा हूं आपको, ठीक। फिर क्या करना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों के बीच में माइनस रखना है, ठीक है। करके दिखा दो तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे 2 और -1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2 आएगा। फिर बीच में रखेंगे माइनस और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो अगर x में 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा जी माइनस में x, माइनस का 2 क्या यहीं आएगा, ये आपकी हो गई डिटरमिनेंट, ठीक। फिर आप दूसरे एलिमेंट को पकड़ोगे, पहले 3 को पकड़े, अब इस दूसरे वाले को पकड़ोगे लेकिन इसके आगे माइनस लगा दोगे। आगे प्लस लगाते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट करके चलते हैं। 3 के आगे प्लस लगाया ना, ठीक। तो अब माइनस लगाओगे, फिर उठाओगे -1 प्लस में x को, ठीक। फिर आपके ब्रैकेट्स खुलेंगे। अब की बार -1 प्लस x के एलिमेंट्स को क्रॉस कर दोगे और उसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स को वही मल्टीप्लाई एंड देन आफ्टर बीच में माइनस रखोगे। ध्यान से सुनो डिटरमिनेंट खोलने का तरीका। तो अगर इसके ऊपर रखोगे, अगर ऐसे मन में ही सोच लेना है तो क्या बचेगा 3 और 2, 3 2 क्या हो जाएगा 6, बीच में माइनस, और x+2 और x+3 की मल्टीप्लाई मींस x+2 और x+3 की क्या हो जाएगी जी मल्टीप्लाई, ठीक। अब अगला कौन होगा, 3 के साथ खेल लिया, -1 प्लस x के साथ खेल लिया, अब कौन बचा 2 बचा, तो माइनस हो गया था प्लस के साथ 2, फिर से ब्रैकेट खुलेंगे, 2 वाले एलिमेंट्स क्रॉस हो जाएंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स तो कौन कौन हो गए 3 और -1 दैट इज -3, फिर बीच में माइनस, यहां पे हमेशा माइनस होता है, ठीक है। और -1 और x+3 क्या हो जाएगा -x माइनस का 3, ठीक। इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू 0 कर दोगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ ही गया होगा, तो x की वैल्यूज आएंगी 2, उसको आप रख सकते हो जी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस लेक्चर में अपन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तक ही रखते हैं। इसका नोट्स जो होगा आपको नीचे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। दूसरा लेक्चर जल्दी होगा मैट्रिक्स में, हम आगे बात करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आपको इस कोर्स में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और बोर्ड एग्जामिनेशन आते आते उसके पहले ही ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, अपन सैंपल पेपर का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो इस कोर्स को ईमानदारी से फॉलो करना, बिल्कुल ईच एंड एवरी लेक्चर को अच्छे से देखना, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हो जिस कोर्स के साथ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।